हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पर कर रहे हैं हम इंग्लिश और हिंदी की क्लास सीटेट के लिए, प्राइमरी एंड अपर दोनों लेवल के लिए। यहाँ पर हम एक पैराग्राफ को भी सॉल्व करेंगे और साथ ही इंग्लिश और हिंदी के पेडागोजी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। चलिए देर न करते हुए आते हैं अपने पैराग्राफ पे और देखते हैं पैराग्राफ में क्या दिया है। हजारों वर्षों से मनुष्य नदी की ओर खिंचता चला आया है, केवल इसीलिए नहीं कि वह हमारे खेतों की प्यास बुझाती है, बल्कि इसलिए भी कि वह हमारी आत्मा को भी तृप्त करती है। संसार की सभी प्रमुख संस्कृतियों का जन्म नदियों की कोख से हुआ है। भारतीय संस्कृति गंगा की देन है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हैं, वो अंडरलाइन हम कर लेते हैं। क्या हुआ है, हमारे खेतों की क्या करती है, प्यास बुझाती है अर्थात सिंचाई करती है, बल्कि इसलिए भी कि हमारी आत्मा को तृप्त करती है। संसार की सभी प्रमुख संस्कृतियों का जन्म कहाँ से हुआ है, संस्कृतियों का जन्म हुआ है नदियों की कोख से। भारतीय संस्कृति किसकी देन है, गंगा की देन है। अंत में नदी समुद्र में जा मिलती है, समुद्र में ही मिलती है और समुद्र से ही नदी निकलती है। पानी जहाँ से चला था वहीं वापस पहुँच जाता है, इसका यही अर्थ होता है। नदी कभी न समाप्त होने वाली एक निरंतर रचना है, एक ऐसी शक्ति है जो नित्य पुनर्जीवित होती रहती है। किंतु नदी एक अस्थिर मित्र है। नदी कैसी है, अस्थिर मित्र नदी को कहा गया है। हजारों वर्षों से वर्षा ऋतु में नदी के तट पर निवासियों को बाढ़ का प्रकोप भी झेलना पड़ता है। नदी के आसपास बाढ़ आ जाती है, नदी का पानी उफान पड़ता है और तटबंधों को तोड़ते हुए गांव को बहा ले जाता है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। संस्कृति का जन्म कहाँ होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर दिया हुआ है वो क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। समुद्र के किनारे, खेतों के किनारे, नदियों के किनारे या जंगलों के किनारे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा सी, नदियों के किनारे। नदियों के किनारे क्या हुआ है, हमारी संस्कृति का जन्म हुआ है, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। भारतीय संस्कृति की देन है। भारतीय संस्कृति किसकी देन है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। समुद्र की। ऑप्शन बी में है खाड़ी, यमुना या गंगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमने देखा ही था पैराग्राफ में, गंगा की देन है। भारतीय संस्कृति जो है वो गंगा की देन है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 3 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। नदी को अस्थिर मित्र क्यों कहा गया है। नदी अस्थिर मित्र होती है, ऐसा क्यों कहा गया है, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। नदी वापस समुद्र में मिल जाती है, बाढ़ बनकर नुकसान पहुँचाती है, नदी एक स्थान पर टिकती नहीं है, नदी का जल बहुत खारा होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नदी जो है वो बाढ़ बनकर नुकसान पहुँचाती है, इसलिए इसको नदी को यहाँ पर अस्थिर मित्र इसलिए कहा गया है क्योंकि जैसे वर्षा ऋतु में नदी उफान पर आती है तो तटबंध को तोड़कर क्या करती है, बहुत नुकसान पहुँचा देती है, इसलिए उसको अस्थिर मित्र कहा गया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 4 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। 4 में दिया हुआ है नदी क्या नहीं है। नदी क्या नहीं है बताना है। अस्थिर मित्र नहीं है, अस्थिर मित्र तो वह है, पुनर्जीवित करने वाली नहीं है या निरंतर रचना वाली नहीं है, संस्कृति का उद्गम स्थल नहीं है। तो ये भी सही है, उद्गम स्थल भी है और निरंतर चलने वाली भी है, निरंतर रचना वाली है। यहाँ पर पुनर्जीवित होती है, करने वाली नहीं होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पुनर्जीवित करने वाली। नदी पुनर्जीवित करने वाली नहीं है, खुद पुनर्जीवित होती रहती है और दूसरों को नहीं करती है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 5 में देख लेते क्या दिया है। 5 में दिया हुआ है यहाँ पर, गद्यांश के अनुसार हमारे जीवन में नदी का बहुत महत्व है, इसलिए क्यों महत्व है नदी का हमारे जीवन में। वह मीठा पानी देती है, सदा बहती रहती है, केवल खेती का आधार है, यह जल ही जीवन है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जल ही जीवन है। खेती तो होती है साथ में, बिना पानी के हमारा कोई भी दैनिक कार्य नहीं हो पाएगा। हम पानी के बिना खाना नहीं बना पाएंगे, कपड़े नहीं धुल पाएंगे, पानी पी नहीं पाएंगे, अपनी प्यास को शांत नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, खेती का ऑप्शन तो बाद में ही आएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 6 में देख लेते हैं क्या दिया है। मानव नदियों को केवल इसलिए महत्व नहीं देता कि वह खेतों की सिंचाई में मदद करती है, हमारी आत्मा को तृप्त करती है, संस्कृति को जन्म देती है या निरंतर बनी रहती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, इसलिए महत्व नहीं देता कि वह खेतों को क्या करती है, सींचने में मदद करती है। ठीक है, मानव इसलिए नदियों को महत्व नहीं देता। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 7 में देखिए क्या दिया हुआ है। पानी कहाँ से चलकर कहाँ पहुँच जाता है, यह बताना है हमें। तो ऑप्शन देख लेते हैं। नदी से समुद्र में, समुद्र से नदी में, समुद्र से समुद्र में या नदी से नदी में। तो यहाँ पर लिखा हुआ था, जो हमने पैराग्राफ पढ़ा था, कि जहाँ से चलता है वहीं पहुँच जाता है, अर्थात समुद्र से पानी आता है
बादल बनकर भाप बनकर जाते हैं ऊपर, और उसके बाद फिर बारिश होकर वो नदियों के द्वारा फिर से समुद्र में चला जाता है। तो समुद्र से समुद्र की ओर, ऑप्शन इसका जो दिया हुआ है ये बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 8 में देख लेते हैं। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? निरंतर प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के बाद में जोड़े जाते हैं। निरंतर, दूसरे में है भारतीय, प्रकोप या तृप्त। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ भारतीय शब्द में जो है प्रत्यय लगा हुआ है, भार प्लस तीय, भारत प्लस ईय, भारतीय। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 9। मित्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये बताना है हमें। सखा मित्र का पर्यायवाची है, बंधु भी मित्र को बोल देते हैं, संगी भी मित्र को बोल देते हैं। अरि जो है यहाँ पर मित्र का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका दिया हुआ है सी, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है यहाँ 10। शिक्षार्थी अपनी बुनियादी पठन कुशलताओं का निर्माण कर सके, इसके लिए एक शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों को मदद की जरूरत होती है। कौन सी मदद शिक्षार्थियों की शिक्षक को करनी चाहिए कि वे अपने बुनियादी पठन कुशलताओं को विकसित कर लें? ऑप्शन देख लेते हैं। व्यक्तिगत और विभेदित अनुदेशन के साथ, कक्षा विशेष के सीखने के प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए उन्हें मानक परीक्षण देने के माध्यम से। तो परीक्षण की यहाँ पर बात नहीं होती है, ऑप्शन बी तो करेक्ट रॉन्ग हो जाएगा, करेक्ट नहीं है। विभेद्यपूर्ण तकनीक का प्रयोग, तकनीक की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। पठन से पूर्व नवीन एवं चुनौतीपूर्ण शब्दावली के साथ, पढ़ने से पहले ही उन्हें नवीन और चुनौतीपूर्ण शब्दावली दी जा रही है, तो बच्चे कैसे ही उसको पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा नंबर 1 ए, ऑप्शन राइट हो जाएगा। व्यक्तिक और विभेदित अनुदेशन के साथ, अगर बच्चे अपनी बुनियादी पठन कौशल को विकसित कर पाएंगे तो कैसे करेंगे कि प्रत्येक बच्चे को व्यक्तिक और विभेदित अनुदेशन मिले, प्रत्येक बच्चे को अलग अलग अनुदेशन मिल जाए, जैसा कि जिसकी ज़रूरत है उसी के हिसाब से। अगर कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है तो उसको उसके हिसाब से अनुदेशित किया जाए, और कोई बच्चा देर से सीखता है तो उसको उसके हिसाब से अनुदेशन मिले। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पर, देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। कक्षा 2 की शिक्षिका मुद्रित विषय सामग्री से में परिचित शब्दों की सटीक और निपुणता से भरी पहचान क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। ये शब्द हैं, कौन से शब्द होते हैं क्षमता बढ़ाने पर ध्यान दे रही है? विषय वस्तु के शब्द हैं, सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, या कठिन शब्द हैं, या निष्क्रिय शब्द हैं? तो ये कौन से शब्द हैं? विषय वस्तु के शब्द नहीं है। क्षमता बढ़ाने पर ध्यान दे रही है तो सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, साइड वर्ड हैं, वे अलग से बता रही है। जो शब्द सबसे ज़्यादा बोले जाते हैं वे अलग से उनको बता रही है। ये ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 में देख लेते हैं। एक से अधिक भाषा का ज्ञान भाषा शिक्षा कक्षा में शिक्षक के ऊपर बोझ बन जाता है। नवीन कक्ष में सीखते समय क्या करता है? उस शिक्षार्थियों को उसके समानुरूप करता है, नवीन भाषा के सीखने सिखाने में मदद करता है, या नवीन भाषा सीखने में हस्तक्षेप करता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, अगर किसी बच्चे को एक से अधिक भाषा का ज्ञान होगा तो वह क्या कर पाएगा? नवीन भाषा सीखने सिखाने में उससे मदद मिलती है, नवीन भाषा जल्दी सीख पाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 13। एक शिक्षिका कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से एक छोटे अनुच्छेद को समझ के साथ पढ़ने और गहराई से उसका परीक्षण करने के लिए कहती है। साथ ही वे आवश्यकता अनुसार शिक्षार्थियों की आधारभूत मदद भी करती है। वह का अभ्यास कर रही है। वह क्या कर रही है? उन्हें कह रही है कि गहराई से पढ़ो, और जो अगर उन्हें मदद चाहिए पढ़ते हुए तो आधारभूत मदद भी उन्हें दे रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। विस्तृत पठन, गहन पठन, या पहली पठन, या सहयोगी पठन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। वह विस्तृत और ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए कह रही है, तो यहाँ पर वह गहन पठन कर रही है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 14 में देख ले क्या दिया हुआ है। भाषा शिक्षण के लिए एक वास्तविक और व्यावहारिक स्थिति का उपयोग करते हुए सरलतापूर्वक भाषा से परिचित होने वाले शिक्षार्थियों की मदद करने वाली पद्धति क्या कहलाती है? सरलता से परिचित होने वाली भाषा शिक्षार्थियों की मदद करने वाली पद्धति क्या कहलाती है बताना है। संरचनात्मक उपागम, स्थिति परक भाषा शिक्षण पद्धति, या यहाँ पर हो जाएगा श्रव्य भाषिक पद्धति या द्विभाषी पद्धति। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सरलता से परिचित करवा रही है भाषा शिक्षार्थियों के लिए, तो क्या है वो स्थिति परक भाषा शिक्षण पद्धति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक ऐसी स्थिति वहाँ पर बना दी जाएगी कि बच्चे सरलतापूर्वक भाषा को अधिग्रहण कर पाएँ या सीख पाएँ। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 15 में देखते हैं क्या दिया हुआ है।
पठन पूर्व कार्य होते हैं। अगर हम कोई पाठ पढ़ा रहे हैं उससे पूर्व शिक्षक क्या क्या कार्य करता है, क्या करना चाहिए, उसको ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षार्थियों को पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए, तो अगर अभी पाठ पढ़ाया ही नहीं है तो मूल्यांकन कहाँ से आ जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। कठिन शब्दों और पदों का अर्थ देने के लिए, कठिन शब्दों का अर्थ बच्चे कैसे बता पाएंगे, पठन पूर्व कार्य की बात हो रही है। शिक्षार्थियों को पाठ्य वस्तु में प्रवेश करने और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए। चलिए ऑप्शन डी और देख लेते हैं क्या दिया हुआ। पठन सामग्री में प्रयुक्त व्याकरणीय बिंदुओं की व्याख्या करने के लिए। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो व्याकरणीय बिंदु आ रहे हैं उनकी व्याख्या करने के लिए। तो बच्चा जब पाठ पढ़ ही नहीं पाया है तो वो व्याकरणीय बिंदु की व्याख्या कैसे करेगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जो हमारा होने वाला है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सबसे सुटेबल बैठता है। शिक्षार्थियों को पाठ्य वस्तु में प्रवेश करने और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए। उन्हें सबसे पहले तो पाठ पढ़ने के लिए ही बताया जाएगा और उन्हें अभिप्रेरित किया जाएगा कि पढ़िए, पाठ को रुचि उनकी जागृत की जाएगी जिससे बच्चे अच्छे से उसको पढ़ें और सीखें। चलिए आते हैं अब इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस पर जो हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ए टीचर ऑफ क्लास 4th आस्क लर्नर टू डिस्कस एंड कलेक्ट वर्ड्स रिलेटिंग टू फूड एंड ईटिंग। क्या कर रही है, एक टीचर कक्षा 4 के बच्चों से क्या कह रही है, उनसे डिस्कस कर रही है और उनसे शब्द इकट्ठा करने के लिए कह रही है, खाने और भोजन संबंधित। सी देन आस्क हर लर्नर्स टू राइट देम ऑन ए चार्ट पेपर टू बी डिस्प्ले ऑन द वॉल। और उसके बाद क्या कह रही है कि इन शब्दों को आप उनसे डिस्कस कर रही है, शब्दों को इकट्ठा करने के लिए बोल रही है और बोल रही है कि इसके बाद आप उसको चार्ट पर लिखिए और जो क्लासरूम है उसमें डिस्प्ले कीजिए, मतलब क्लासरूम में उसको लगाइए लिख करके। व्हाट स्ट्रेटेजी डिड सी अडोप्ट टू प्रमोट वोकेबलरी लर्निंग इन हर क्लासरूम। वह क्या कर रही है कि वोकेबलरी बच्चों की स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो वो कौन सा यहाँ पर जो है उपागम ले रही है, कौन सी लर्निंग अप्रोच यहाँ पर लगा रही है, तो देख लेते हैं। वोकेबलरी थोज ग्रुप वर्क के द्वारा वह कर रही है, तो ऐसा नहीं है, ग्रुप वर्क में नहीं कर रही है, वो इंडिविजुअली बच्चों को बोल रही है, सब पूरी क्लास को बोल रही है। क्लस्टर वर्क दे रही है, क्लस्टर वर्क नहीं है ये कोई भी। थियोमेटिक अप्रोच है, होल वर्ड अप्रोच है, तो होल वर्ड अप्रोच भी नहीं है वो। यहाँ पर क्या कर रही है वो कर रही है विषयगत उपागम का उपयोग कर रही है, मतलब जो विषय संबंधित, जो पढ़ते टाइम बच्चों को उससे संबंधित शब्द मिलेंगे, विषय से संबंधित शब्द मिलेंगे, उनको यूज़ करने के लिए बोल रही है। ये थियोमेटिक अप्रोच होती है, विषयगत उपागम बोलते हैं इसको। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, देख लेते हैं क्या है 17। ए टीचर ऑफ क्लास 5 मेक्स अ लर्नर रीड टू टंग ट्विस्टर सेंटेंस मैनी टाइम्स इन ए पेयर। व्हाट डज सी अटेम्प्ट टू टीच हर लर्नर्स। एक टीचर है कक्षा 5 की और वो क्या कर रही है, अपने बच्चों को टंग ट्विस्टर सेंटेंस दे रही है। जैसे बार बार बोलते हैं चाचा ने चाची को, ये इस तरह के होते हैं, जो चंदू ने चांदनी रात में चांदी के चमचे चटनी चटाई, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, जो टंग ट्विस्टर होते हैं, उनको पेयर में बोलने के लिए बोल रही है कि बार बार उनको बोलते रहिएगा। तो वैसा क्यों कर रही है और वह कौन सी अप्रोच बच्चों के लिए लगा रही है, यहाँ पर किसके लिए कर रही है। तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं, रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन, स्पीकिंग या लिसनिंग। तो यहाँ पर रीडिंग नहीं हो रही, रीडिंग का मतलब पढ़ना होता है, तो पढ़ने का तो यहाँ पर हो नहीं रहा है, टंग ट्विस्टर कर रहे हैं। स्पीकिंग का अभ्यास हम मान सकते हैं, लिसनिंग यहाँ पर नहीं है, रीडिंग नहीं है, बट जो यहाँ पर सबसे सुटेबल आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर बी, प्रोनाउंसिएशन। वह उसको उच्चारण सिखा रही है बच्चों को कि जिससे कि उनका जो उच्चारण है वो करेक्ट हो पाए, वो बार बार बोलकर उसका अभ्यास कर सके। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस डू राइम्स एंड सॉन्ग सर्व ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव लर्निंग ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। मतलब क्या हो रहा है, लैंग्वेज लर्निंग की क्लास हो रही है, रचनात्मक लैंग्वेज लर्निंग की क्लास हो रही है, तो उसमें क्या किया जा रहा है, राइमिंग्स बोली जा रही हैं, सॉन्ग कविताएं दोहराई जा रही हैं, कविताएं बोली जा रही हैं। तो वो लर्नर के लिए भाषा सीखने में किस तरह से उपयोगी हो सकती हैं, ये पूछा जा रहा है। दे आर इनपुट फॉर लैंग्वेज लर्निंग। हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ पर वे लैंग्वेज लर्निंग के लिए इनपुट हो सकती हैं। दे एक्सरसाइज द इमेजिनेशन ऑफ लर्नर। बच्चे की जो इमेजिनेशन क्षमता है, जो कल्पना करने की जो क्षमता है, उसका यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। दे आर मेमोराइज एंड ड्रिलिंग। मेमोराइज करना बिल्कुल गलत हो जाता है, यहाँ पर शिक्षा नीति मेमोराइज करने पर जोर नहीं देती है। दे रोट लर्निंग नहीं हो रही है, रोट लर्निंग और मेमोराइज, याद करना और रटना, ये चीज़ें बिल्कुल निगेटिव पॉइंट में आती हैं, आप इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपको पता लग गया होगा, ए और बी। तो देख लेते हैं ए बी किस में दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है ए और बी, ऑप्शन नंबर हमारा किस में, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर है नंबर 19 दिया हुआ है, लर्नर ऑफ क्लास 4 आर आस्क्ड टू देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट देयर चाइल्डहुड एंड सोशल लाइफ व्हेन दे वर चिल्ड्रन। दे हैव टू मेक
an oral presentation about their interaction in the classroom. Later they make a poster on it to display on walls. What is this activity known as? टीचर क्या कर रही है? टीचर बच्चों को बोल रही है कि अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से बातें करिए, उनके बचपन के बारे में जानिए, उनकी सोशल लाइफ कैसी थी, बचपन कैसा था उनका, उसके बारे में जानिए और एक प्रेजेंटेशन तैयार कीजिए, उसको क्लास में बोलकर भी बताइए और उसके बारे में एक पोस्टर बनाइए और उसको डिस्प्ले भी करिए क्लास में। तो टीचर यहाँ पर कौन सी एक्टिविटी करवाना चाह रही है? स्पीकिंग एक्टिविटी वह करवा रही है, राइटिंग एक्टिविटी करवा रही है। स्पीकिंग एक्टिविटी नहीं है, राइटिंग एक्टिविटी नहीं है, खाली लिखा नहीं जा रहा है और खाली बोला भी नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर टीचर क्या कर रही है? ऑप्शन डी और देख लेते हैं इसका। ओरल डेवलपमेंट टास्क दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ओरल डेवलपमेंट टास्क नहीं है ये। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट वर्क है, वो क्या कर रही है? उनको डिस्प्ले करने के लिए भी बोल रही है और यहाँ पर ओरल प्रेजेंटेशन के लिए भी उसने बोला है बच्चों को। तो ये दोनों चीज़ें हो रही हैं। तो बच्चा क्या कर रहा है? पहले उसके बढ़िया सा करके प्रोजेक्ट तैयार करेगा, उसको क्लास में ओरली प्रेजेंट भी करेगा। तो ये दोनों चीज़ें हो रही हैं, ये काम होता है प्रोजेक्ट वर्क में। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 में क्या दिया हुआ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है, ए टीचर ऑफ क्लास 3 गिव्स ईच ग्रुप ऑफ लर्नर्स ए बर्ड एंड आस्क हर लर्नर्स टू फाइंड द वर्ड्स विच कैन बी एडेड बिफोर और आफ्टर द गिवन बर्ड टू मेक अ न्यू बर्ड। वाट इज दिस नोन एज? एक टीचर क्या कर रही है? कक्षा 3 के बच्चों को क्या कर रही है? उनका ग्रुप बना लिया है उसने और उनको क्या कह रही है? कुछ वर्ड दे रही है और उसमें क्या कह रही है कि कुछ उनके आगे कोई शब्द जोड़िएगा और उनके पीछे कोई शब्द जोड़िएगा और एक नया शब्द बनाइएगा। तो यह किस तरह का कार्य करवा रही है? वह इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको वर्ड मैप बोलते हैं, नहीं, इसको कोलेशन बोलते हैं, वोकैबुलरी बोलते हैं, थियोमेटिक वर्ड बोलते हैं। थियोमेटिक वर्ड होते हैं जो विषय वस्तु में दिए हैं वैसे के वैसे उठाना। वोकैब भी यही होती है, जैसे वर्ड दिए हैं वैसे के वैसे ही हमें उनको उठाना और उठाकर लिख देना। तो यहाँ वर्ड मैप भी नहीं है, ये वर्ड चैन नहीं है। यहाँ पर जो राइट और सुटेबल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कोलिगेशन। कोलिगेशन वर्ड होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? सहविन्यासी शब्द बोलते हैं। और ये किससे होते हैं? शब्दों के साथ साथ लगाए जाते हैं। कभी शब्दों के आगे आप इसको लगाकर यूज़ कर सकते हैं और नया शब्द बना सकते हैं, कभी शब्द के पीछे लगाकर नया शब्द बना सकते हैं। यही हमारे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इनको कोलेशन वर्ड या सहविन्यास शब्द बोलते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को 21 पर। 21 में देख लेते हैं क्या दिया है। 21 में दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये बताना है हमें। राइटिंग डेवलप्स अलोंग विच विद रीडिंग। रीडिंग डेवलप्स फर्स्ट फॉलो बाई राइटिंग। डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग टास्क टाइम्स टेक टाइम। अगर राइटिंग डेवलप होती है उसके लिए टाइम लगता है। राइटिंग डेवलप्स बिफोर रीडिंग। तो ये राइटिंग जो है पढ़ने से पहले ही हमारी डेवलप हो जाती है, ऐसा होता है? नहीं होता है। रीडिंग पहले डेवलप होती है, उसके बाद राइटिंग होती है। रीडिंग डेवलप्स फर्स्ट फॉलोड बाई राइटिंग। रीडिंग तभी डेवलप होती है जब हम राइटिंग को फॉलो करते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या कह रहा है, राइटिंग डेवलप्स अलोंग विद रीडिंग। पढ़ने के साथ साथ ही हमारी राइटिंग भी डेवलप हो जाती है, ये कह रहे हैं, साथ साथ दोनों काम हो जाते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 पर। 22 में देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। कनिका इज ए टीचर ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। कनिका जो है एनवायरमेंट साइंस की टीचर है। सी आस्क्स हर लर्नर टू रीड अ टेक्स्ट लेसन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स एंड सेट वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रीहेंशन टेक्स टू लर्न बोथ ऑफ कंटेंट। टीचर क्या कह रही है, कनिका क्या कह रही है कि बच्चों को वो एक लेसन पढ़ने के लिए दे रही है और उसमें जो वोकैब और कॉम्प्रीहेंशंस आए हैं और उनमें से कुछ शब्दों को उठाने के लिए कह रही है, उनको याद करने के लिए बोल रही है। तो वो क्या कर रही है यहाँ पर, चलिए देख लेते हैं इसके ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। यहाँ पर दिया हुआ है सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज। व्हाट इज दिस स्ट्रैटेजी प्रोसेस नोन एज। कौन सी स्ट्रैटेजी वो यहाँ पर यूज़ कर रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए। लर्निंग ऑफ फ्रॉम रीडिंग, लर्निंग ज्योग्राफी, लर्निंग वर्ड्स कर रही है, या लर्निंग अक्रॉस द क्या कर रही है, करिकुलम। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। वह भाषा सिखा रही है किसके साथ, पाठ्यक्रम के साथ साथ वह भाषा अधिगम को भी सिखा रही है। दोनों काम साथ में हो रहे हैं। लैंग्वेज जो उनका पाठ्यक्रम दिया हुआ है उसी में से वो भाषा भी सिखा रही है। ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर, देख लेते हैं क्या है। ए टीचर कलेक्ट्स द एरर committed by learner in writing both spelling and grammatical errors. She then discuss with her learners every week without mentioning who commits such errors. What is this known as? टीचर क्या कर रही है, बच्चे को
राइटिंग में और उसकी स्पेलिंग में जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है उनको नोट कर रही है, देख रही है, और बच्चे के साथ क्या करती है, उनको बिना मेंशन किए, मतलब बच्चे की कॉपी में उसको नोट नहीं करती है, उसको अंडरलाइन नहीं करती है, और वो बच्चे के साथ क्या कर रही है, उनको डिस्कस कर रही है, उसको बता रही है। व्हाट इज दिस नोन एज, यह किस जाना जाता है, इसको क्या बोलते हैं, हमें ये बोलना है, क्या ये कौन सा उपागम होता है। तो वो क्या कर रही है, उसके साथ वह रेमेडिकल टीचिंग कर रही है। तो प्रोवाइडिंग फीडबैक हो रहा है यहाँ पर, ये हो जाएगा राइट आंसर। वह बच्चे के साथ शेयर नहीं कर रही, उसकी गलतियों को गिना नहीं रही है, कोई उपचारात्मक शिक्षण उसके साथ यूज़ नहीं कर रही, केवल बच्चों को बताकर ही उनकी गलतियों में सुधार करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, कैसी लगी आपको मेरी क्लास? इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट होती हैं, और नेक्स्ट क्लास के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू। और मैं आपको करवाने वाली हूँ बहुत सारी सीटेट की प्रिपरेशन, अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए। तो मेरे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।